डॉक्टर बैच जो हमारे बैच फ्लावर रेमेडीज के प्रणेता और आविष्कारक हैं, आज उनके जन्म तिथि के शुभ अवसर पर हम लोग उनको सादर नमन करते हैं और उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उनकी कुछ भूमिका थोड़ी सी आपको बता देना चाहता हूं। डॉक्टर एडवर्ड बैच लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज व अस्पताल से निकले एक अच्छे क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर थे। उसके बाद वे होम्योपैथी की ओर आकर्षित हुए और उसमें चिकित्सा करने लगे। पर जैसा हर होम्योपैथ के साथ होता है कि जब तक उसको किसी भी रोगी के रोग लक्षणों के आधार पर सदृश्यतम दवा खोजने में सफलता नहीं मिल जाए तो उसको बड़ी निराशा के दौर से गुजरना होता है। और इस कारण बहुतों को जीर्ण रोगों में सहज सफलता नहीं मिल पाती। कभी कभी यह भी होता है कि उपयुक्त दवा भी यदि मिल गई और सही औषध शक्ति का उपयोग ना हो पाया और कब कब उसे पुनः दोहराना होगा इस बारे में उसकी कला न साध पाए, तब तक भी वांछित परिणाम प्राप्त होने में संदेह ही रहता है। हर केस को कैंटेनियन मेथड से रिपोर्टराइज करना और रोगी के लिए दवा खोजना, यह सब भी उन्हें बहुत थकाने वाली व कष्टदायी क्रिया ही लगी। इससे निराश होकर एक बार तो उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा करना ही छोड़ दिया और इस सब समस्या का क्या कोई सरल हल नहीं हो सकता, इसके बारे में चिंतन व मनन करने लगे। 1930 से 1936 तक जो उनका निरंतर चिंतन चला, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने फ्लावर रेमेडीज को खोज निकाला और उन्होंने 38 दवाएं इस श्रेणी की खोजी और उनके लक्षणों का पता लगाकर उनका प्रयोग करने लगे। और उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि केवल इनके द्वारा ही उनको रोगी के कैसे कैसे जीर्ण रोगों को दूर करने में ही सफलता नहीं मिली, बल्कि उसमें रोग के कारण से उत्पन्न मानसिक विकृति, स्वभाव, अन्य दोषों को भी दूर करने में अद्भुत सफलता मिली। तब से इन दवाओं को बैच फ्लावर रेमेडीज के नाम से जाना जाता है। ये दवाएं मुख्यतः रोगी के मानसिक लक्षणों, उसकी चित्त वृत्ति में आए विकारों के आधार पर निर्वाचित की जाती है। हम होम्योपैथ जानते हैं कि किसी भी रोगी विशेष में रोग के कारण जो मानसिक लक्षण उभरते हैं और चित्त वृत्ति में जो विकार आते हैं, उनका औषध चयन में कितना महत्व है। आज तो होम्योपैथिक क्षेत्र में भी ऐसे बहुत से चिकित्सक हैं जो यह जोर दे रहे हैं कि केवल इस प्रकार के मानसिक लक्षणों के आधार पर ही यदि होम्योपैथिक दवा का चयन किया जाए तो वह बहुत अच्छा काम करती है। केंट रिपोर्टरी में भी जो मानसिक लक्षणों वाला अध्याय है वही बेशकीमती है। बाकी के जो पैथोलॉजिकल लक्षण हैं वे सब तो मूल्य व महत्व की दृष्टि से गौण हैं। डॉक्टर बैच का भी कहना है कि फ्लावर रेमेडीज को भी रोगी के मानसिक लक्षणों के आधार पर ही निर्वाचन रोग विशेष की दृष्टि से नहीं, रोगी विशेष की दृष्टि से करते हैं, जिसमें उसके व्यवहार व अनुभूतियों का महत्व सर्वाधिक होता है। डॉक्टर बैच ने अपनी मेटेरिया मेडिका व रिपोर्टरी में इन औषधियों के केवल मानसिक लक्षणों का ही वर्णन किया है। पैथोलॉजिकल लक्षणों को तो उन्होंने कहीं भी छुआ तक नहीं है। पर इससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये दवाएं केवल रोगी में प्राप्त मानसिक लक्षणों को ही मिटाने में सक्षम है। डॉक्टर बैच का मानना है कि कोई भी रोग, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, वह सबसे पहले मनुष्य की चित्त व भावनाओं को दूषित करता है और इसके फलस्वरूप पहले मानसिक लक्षण उभरते हैं और उसी के साथ साथ स्वयमेव
शारीरिक लक्षण प्रकट हो जाते हैं, या यह भी कहा जा सकता है कि शारीरिक लक्षणों के प्रकट होने के साथ साथ मानसिक लक्षण भी रोगी में स्वतः प्रकट हो जाते हैं। यदि हम उनको ठीक से पकड़ सकें, तो जैसे ही उपयुक्त दवा के सेवन से मानसिक लक्षण दूर होंगे, शारीरिक लक्षण भी अपने आप दूर हो जाएंगे। उसके लिए हमें उनके लिए कोई अलग से दवाई नहीं खोजनी होगी। इसलिए डॉक्टर बैच का कहना है कि रोगी के मानसिक लक्षणों के आधार पर यदि हम बैच फ्लावर रेमेडीज में से उपयुक्त दवा रोगी के लिए खोज लेते हैं, तो शरीर पटल पर रोग कैसा भी हो, कितना भी जीर्ण या तरुण हो, वह अवश्य मिटेगा और रोगी में रोग के फलस्वरूप आई मानसिक विकृति भी ठीक हो जाएगी। इस बात को एक रोगी का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं कि एक रोगी को यह शिकायत थी कि जैसे कोई उसका गला गर्दन के चारों ओर रस्सी कसकर दबा रहा है। यह चित्त भ्रम उसे कई बार होता था और वह भयंकर भयभीत हो जाता था। इस लक्षण का अर्थ यह हुआ कि उसे किसी ज्ञात वस्तु, जैसे गले में कोई फंदा डालकर उसे मार डालना चाहता है, उससे भय था और यह अनुभूति उसे बार बार होती रहती थी। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण लक्षण था। फ्लावर रेमेडीज में ज्ञात वस्तु से भय की दवा है मिमुलस, तथा बार बार एक ही अप्रिय विचार मन में घूमते रहना उसकी दवा है व्हाइट चेस्टनट। इन दोनों ही दवाओं की दो दो बूंदें 1 ग्राम की शीशी में डालकर उसे खाली गोलियों से भर दिया गया और उसकी 6 गोलियों की एक खुराक के हिसाब से रोगी को दिन में 6-7 बार लेने को कहा गया। 2 माह लगातार यह दवा सेवन करने पर रोगी ने कहा कि अब तो यह विचार मन में महीने में मुश्किल से कोई 1-2 बार उठा और अब ऐसी अनुभूति होने पर उसे कोई भय नहीं होता। इसके बाद रोगी ने अपने कमीज के कॉलर के बटन खोले और कहा कि मुझे 15 वर्ष से सारे शरीर में जो रिंग वर्म की शिकायत थी, देखिए वह रोग भी मिट गया। आप तो मुझे आगे भी यही दवा बनाकर कुछ दिन के लिए दे दें। ये उदाहरण स्पष्ट करता है कि केवल मानसिक लक्षणों के आधार पर जब रोगी को फ्लावर रेमेडी दी गई, तो उसने केवल रोगी में उत्पन्न भ्रांत धारणा को ही नहीं मिटाया, बल्कि वर्षों पुराने शारीरिक रोग का भी समूल नाश कर दिया। इसलिए रोग कोई भी हो, रोगी के वर्तमान मानसिक लक्षणों के आधार पर यदि उसे सही दवा चयन करके दी गई, तो वे उनको बखूबी मिटा सकती है। आज तो रोगी अपने किसी भी प्रकार के दर्द, उद्भेद, इरप्शन, सूजन, बेचैनी आदि के प्रकट होते ही उस रोग के विशेषज्ञ की शरण में जाते हैं और वह रोग का नामकरण कर तदनुसार उनकी चिकित्सा करते हैं। उसे रोगी में उस रोग विशेष के प्रकट होने के बाद पैदा हुए रोगी के मानसिक लक्षणों व चित्त वृत्ति में आए परिवर्तनों से कोई लेना देना नहीं होता। होम्योपैथी या बैच फ्लावर रेमेडीज का उपयोग यही अन्य पैथियों से भिन्नता रखता है, क्योंकि उनका मानना है कि रोग तो मुख्यतः तभी पैदा होता है जब जीवनी शक्ति निर्बल पड़ जाती है। यदि जीवनी शक्ति सबल हो, तो शारीरिक रोग पैदा हो ही नहीं सकता। इसलिए चिकित्सक का मुख्य कार्य यही है कि जीवनी शक्ति में आई इस विकृति को वो समझें और पहले उसे ठीक करने का प्रयत्न करें। उसके बिना बाह्य लक्षणों के आधार पर जो भी चिकित्सा की जाएगी, वह मात्र रोग को दबाने वाली होगी। समूल रोग उन्मूलन उससे नहीं हो पाएगा। फ्लावर रेमेडीज इसी सिद्धांत को मानकर चलती है। ये एक भूमिका थी और मैं एक छोटी सी कविता है, उसके माध्यम से इस बैच फ्लावर के बारे में कुछ और बताना चाहता हूं। और इसका शीर्षक है अमृत का प्याला। डॉक्टर एडवर्ड ने बनाई 38 फूलों की एक माला है। सारे रत्न हैं इसमें, जिसमें कुछ अमृत के प्याला हैं।
एग्रीमनी का मानसिक कष्ट जो दूसरों से छिपाए, दिन रात बेचैनी से छुटकारा पाना चाहे। एस्पेन का अकारण डर और बेबुनियादी शक, बीच बिच तो दूसरों में निकाले कमी, चल परे हट। इच्छा शक्ति की कमी, सेंटोरी में दूसरों की मर्जी पर चलता है, अपने सही निर्णय पर शिराटो कभी खरा नहीं उतरता है। तन मन का संतुलन खो देने का डर, चेरी प्लम में पूर्ण निराशा है। सारे रत्न हैं इसमें जिसमें कुछ अमृत के प्याला है। बेध्यान बेध्यान काम चोर चेस्टनट बार बार गलती करता जाए, स्वार्थी मतलब चकोरी दूसरों की चीज अपनाना चाहे। क्लेमेटिस की लापरवाही वर्तमान से हटाए ध्यान, घृणा गंदगी क्रैब एप्पल की नापसंद वस्तु फेंकने का अरमान। योग्य पुरुष में कमी का एहसास, इल्म की उदासी ढूंढता है बहाना, जेंसियन डावाडोल और निराशावादी। गोर्स गोर्स की फोर्स हो गई, हवास नाउमीदी का निवाला है। सारे रत्न हैं इसमें जिसमें कुछ अमृत के प्याला है। अपने दुखों का रोना रोए हीदर, बड़ा बातूनी है। अपने दुखों का रोना रोए हीदर, बड़ा बातूनी है। ईर्ष्या द्वेष शक घृणा, होली में प्यार की कमी है। पुरानी यादों में गुम होनी सकल, पुरानी यादों में गुम होनी सकल, बीती गलतियों का पश्चाताप। हॉर्न बिम तो काम शुरू होने से पहले बोला, भी करना माफ। कालापन इम्पेशेंस में बेसब्री से चिड़चिड़ा कर बोले, आत्मविश्वास की कमी लार्च में संदेह के साथ अपना पत्ता खोले। होमियो गगन ही तो भूले बिसरे पैथों की खोज कर लाने वाला है। सारे नव रत्न हैं इसमें जिसमें कुछ अमृत के प्याला हैं। ये एक छोटी सी कविता थी बैच फ्लावर के लिए, और इसको प्रकाशित हमारी होमियो गगन की पत्रिका में भी वर्ष 2006 में किया गया था, और एक बैच फ्लावर के ऊपर एक विशेषांक भी निकाली थी हमने। तो मेरे पास इस तरह के बहुत सारे लेख हैं, लेकिन आज इन सब बातों को छोड़कर मैं डॉक्टर एच एस मथारू जी का इस एएमटी मंच के द्वारा जो आज हम लोग डॉक्टर एडवर्ड बैच की जन्मतिथि का जन्मतिथि के अवसर पर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं चाहूंगा कि एएमटी के मंच पर डॉक्टर मथारू के मुखार बिंद से अपने जीवन में जो उन्होंने बैच फ्लावर में अनुभव प्राप्त किए हैं हम लोगों के साथ साझा करें, और हम लोगों को अपनी बातों को शेयर करके हम लोगों को भी अपनी तरह कुछ प्रसाद दें, और हम लोग भी उस योग्य हो सकें कि उस पे सफल हो सकें। मैं निवेदन करता हूं कि डॉक्टर एच एस मथारू जी हम लोगों को अपनी शेयर करें, साझा करें अपने एक्सपीरियंसेस। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। सर, आपकी अनुमति हो तो 2 शब्द बोलूं? आई बिल्कुल। एम डॉक्टर नेर्लेकर हियर। ओ यस। जी 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 यस जी। सर, आपकी कविता मैंने बड़ी ध्यान से सुनी, और मुझे हाँ ऐसे लगता है कि अगर कविता हम रोज सुने तो हमको तो हाँ। वाक फ्लावर रेमेडीज आ ही जाएंगी। आपने कितना खूब लिखा है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, कोशिश करता रहूंगा। आप होमियो यस, अगर पढ़ेंगी तो उसमें भी बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी आपको। थैंक यू सर। वेलकम। डॉक्टर एच एस मथारू सर, मैं वीडियो ऑफ करता हूँ। जी जी।
मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत है। आवाज़ ठीक है? हाँ, आवाज़ ठीक है ना? हाँ हाँ सर, बिल्कुल सही है। जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय डियर कोलीग्स। बहुत अच्छा लग रहा है आज हम सब मिलकर हमारे गुरु जिन्होंने मन को पहली बार समझा। होम्योपैथी में माइंड की व्यवस्था को समझने से पहले मैंने डॉक्टर एडवर्ड बैस साहब की बुक को पढ़ा था, तो मैं जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। और आज सब लोग हम धन्यभागी हैं कि हम एक बहुत ही बड़े महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं और उनकी दी हुई बेशकीमती ज्ञान की बातों को आज चर्चा के रूप में हम साझा करेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर रांची जी का, जिन्होंने हम सब लोगों को ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म दे के नवाजा है और अपनी सेवाओं के साथ हम लोगों को कोऑपरेट किया है। थैंक्स डॉक्टर राशि। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आज हम वेज फ्लावर रेमेडी के बारे में कुछ चर्चा करने का अवसर डॉक्टर बैस साहब की जन्मदिन को ही बनाया है। कैसे जर्नी शुरू हुई मुझे पता नहीं था कि वेज रेमेडी क्या होती है, क्या है। इन शॉर्ट में बात करूंगा, मैं इसलिए करूंगा क्योंकि जो हमारे साथ हमारे पहले वाले कोलीग्स हैं, पुराने हैं, उन सबको पता है मेरी जर्नी का, लेकिन कुछ नए लोग भी हैं जिनको इस बात का बिल्कुल पता नहीं कि कैसे मेरी लाइफ में एक यू टर्न आया, जिससे मेरा उस यू टर्न से मुझे मन की व्यवस्था को समझने का मौका मिला और उसी यू टर्न से मुझे सहगल साहब की ओर जाने का मौका मिला। तो मैं एक बार हमारे किसी कुलीग सीनियर डॉक्टर की शॉप पे मेडिसिन लेने गया, तो वहाँ पर ये बुक देखी डॉक्टर एडवर्ड बैस साहब की, तो 10-15 मिनट देखने का मौका मिला, पढ़ा। तो वहीं से मैंने कुछ 4-5 दवाई जो डॉक्टर साहब ने उनको डस्टबिन में फेंक दिया था, जैसे उसमें 2-4 गोली, किसी में 5, किसी में 7, ऐसा 20 नंबर की गोली थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इस डस्टबिन में से आप देख लो। तो मैंने वहाँ से निकाली और उनको पूछा कि भाई इस किताब की और इन जो 5-6 मेडिसिन है जिनमें 7-7, 8-8 ग्लोब्यूल्स थे, उनके कितने पैसे दूँ। उन्होंने बोला कि जी ये कूड़ा है, आप कूड़ा उठा रहे हो तो मैं आपको दे देता हूँ। तो वही कूड़ा मेरे लिए हीरा साबित हुआ। तो मैंने जो बुक पढ़ी, बैठे बैठे 15-20 मिनट में चाय पीते पीते मैंने कुछ दवाइयों को पढ़ा, तो मुझे आश्चर्य हुआ। और वो सौभाग्य दिन जो ज़िंदगी में मेरी आया, इसने मुझे बहुत ही कुछ सिखा दिया। उन 15 मिनट में मैंने पढ़ा और मैं आते आते ट्रेन में तकरीबन सारी बुक मैंने पढ़ डाली। इट वॉज ए मैटर ऑफ 1985 और नवंबर की ये बात है जब मुझे पहली बार इस चीज़ का ज्ञान हुआ था। और परमात्मा जब आपको कुछ सिखाना चाहता है, वो आपको वैसे ही अवसर देता है। वो खुद आके आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाता है।
आपने सोचा भी नहीं होता कि मैं क्या सीखने जा रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ। वही 4-5 मेडिसिन जो मेरे पास थी, जैसे आज हमें डॉक्टर विनय जी ने बताया, छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ हमने बताने की कोशिश की। ऐसा ही मैं वो फर्स्ट एग्जाम्पल मेरी लाइफ में जो आई, वो मेरी सिस्टर के यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वार्ड्स थे, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड अबाउट 50 के करीब वो वार्ड्स थे, पूरा हाथ भरा हुआ था, दूसरा भी, दोनों हाथ भरे हुए थे। तो जब मैंने बेटी से पूछा, गुड़िया से, तो जो खाना दे रही थी, ऐसा क्यों हाथ करते हो, तो उन्होंने बोला कि भैया जा तो इसको काट दो, या इसको ठीक कर दो। तो ये क्रेवेपल का सिम्टम है। ये जरूरी नहीं है कि वो वार्ड्स ही हों, वो कोई भी सेंसेशन हो सकती है, कोई भी ऐसी सेंसेशन, कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी से आप भगाना चाहते हो, वो क्रेवेपल का सिम्टम है। और मैंने उस गुड़िया को एक एक ग्लोबिल डाल के 7-8 दिन के लिए वो एक एक ग्लोबिल दिया, क्योंकि मेरे पास और मेडिसिन है ही नहीं थी, मैंने देखी नहीं थी। 8-10 दिन के बाद में ये एक मराइकल हुआ मेरी जिंदगी का, यू टर्न, प्रॉपर यू टर्न, जिस दिन मुझे आभास हुआ इस बात का कि मेंटल स्टेट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड we can depend upon the mental state while prescribing for a pathology और फिजिकल सिम्टम। तो जो गुड़िया ने बोला कि भैया 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 देखिए देखिए क्या हुआ, एक भी मौका नहीं है, देयर वाज नो सिंगल वॉट, नेचुरल स्किन। मैं आज तक, वो गुड़िया काफ़ी बड़ी उम्र की हो गई है अब तो आज तक वो बिल्कुल ठीक है, उसकी कोई रिकरेंस नहीं हुई। बस वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। मुझे पता चला और एक गंभीर सोच का मैं शिकार हो गया उसी दिन से कि ऐसा होम्योपैथी में क्यों नहीं। अगर ये बैच रेमेडी बिना पैथोलॉजी को कंसिडर किए हुए हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और पैथोलॉजी ठीक हो सकती है, तो होम्योपैथी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। वहीं से यात्रा धीरे धीरे शुरू हुई और मैंने बैच में प्रैक्टिस शुरू की। जो 2-4 दवाइयाँ मेरे पास और थी, परमात्मा ने वो भी मेरे पास पेशेंट भेजे। और वही जो मस्टर्ड का केस मैंने देखा, एक हमारे सेठ जी थे, उस टाइम में वो 60 के करीब थे, जिस टाइम में मैं 23 का था। तो उन्होंने मेरे पास आके बताया कि काका जी, मैंने सुना है कि होम्योपैथी में कोई मन को खुश करने की दवाइयाँ होती हैं, तो मेरा मन उदास रहता है, तो कोई दवाई है तो दे दो। तो एट दैट टाइम मैं भी बड़ा छोटा था और मैंने वो उसी समय पे वो मेडिसिन को पढ़ा ही था। तो मैंने उनको बोला कि क्या बात है, आपको क्या दिक्कत है, क्यों मन उदास होता है। बस बेटा पता ही नहीं, बैठे बैठे बस एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई उदासी के बादलों ने घेर लिया हो, एकदम उदास हो जाता है और कुछ ही समय के बाद में एकदम ठीक भी हो जाता है। ये मस्टर्ड है, सैडनेस विदाउट कॉज, जिसको आप बता नहीं सकते कि किस बात से सैडनेस हुई है। मस्टर्ड इज द मेडिसिन फॉर दैट। बाय द वे, मेरे पास भी वो 7-8 गोली थी, एक एक गोली उनको भी दी, तो वो मस्टर्ड से एकदम केस क्लियर हुआ। वो चेरी प्लम का केस था। चेरी प्लम का मेरे पास जो पेशेंट आया था, गंभीर पेन था, और वो अपने 2-3 पेशेंट मेरे पास आए, चेरी प्लम की गोलियां भी मेरे पास शायद 12-14 गोली थी, मैंने 2 पेशेंट को एक एक गोली करके ऐसा करके दिया। इसमें क्या होता है, असह्य पीड़ा जिसको आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, जब आप सहन नहीं कर पाएंगे या पेशेंट सहन नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। चीखना चिल्लाना क्या होता है, लूजिंग कंट्रोल ओवर योर क्वाइटनेस। कब चीखता है आदमी, जब आपे से कुछ बाहर हो जाता है। उसके लिए चेरी प्लम हमारी दवाई, तो सेल्फ कंट्रोल लूज हो जाता है। तो उसमें मैंने चेरी प्लम को यूज़ किया
और बहुत ही कमाल का असर हुआ। और वाइट चेस्टनट को भी मैंने ऐसे ही देखा, उसको भी 7-8 गोली। तो एक मेरे पास पेशेंट आया कि जी नींद नहीं आती, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम आई थी। वो प्रॉब्लम को मैं आज तक भूल नहीं पाया। जब भी मैं सोता हूँ तो हर वक्त रात को वही ख्याल मुझे सोने नहीं देता, मुझे चैन नहीं आती, बार बार वही चीज़, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो मैंने उनको वाइट चेस्टनट दी, तो वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हुआ। और इसी के अपोजिट मैं अभी कंपैरेटिव स्टडी में बताता हूँ। अगर पेशेंट बोलता है कि जी एक ही ख्याल बार बार सताता है, तो वाइट चेस्टनट है। अगर पेशेंट बोलता है कि कभी कोई ख्याल आ जाता है, कभी कोई आता है, कभी कोई बात दिमाग में आती है, कभी कोई आती है, तो सेक्युलर उसकी मेडिसिन है। तो ऐसा ही मैंने पेशेंट को देखा, तो उस पेशेंट में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो आज हम ये कुछ फ्यू एग्जांपल थे जहाँ से मैंने अपनी लाइफ में यू टर्न लिया, और मैंने बैच को बहुत अच्छा प्रैक्टिस करने का उस टाइम में प्रयास किया और किया भी। अप टू 90 मैंने बहुत ही खूब बैच की प्रैक्टिस की और बहुत अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिले। जो जहाँ पर मैं होम्योपैथी में फेल हो जाता था, वहाँ मैं बैच से उस केस को निकालता था। और 90 के बाद में मैंने बैच को छोड़ा। जब मुझे डॉक्टर सहगल के साथ में मिलने का मौका मिला, तो तब वो मेरा सपना साकार हुआ कि why not we can not depend on mental state और माइंड सिम्टम्स इन होम्योपैथी। वो सपना साकार हुआ, तो मैंने वहीं से फिर माइंड सिस्टम के हिसाब से डॉक्टर सहगल मेथड के ऊपर काम करना शुरू किया, और आज तक भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पहले किए हुए काम, जितने मेरे पास केस थे, उनमें से मैं धीरे धीरे आपको काफ़ी केस बताने की कोशिश करूँगा। और आज भी जब कभी ऐसा मौका होता है कि मुझे सब कुछ नहीं आता, कभी मैं माइंड में भी फेल हो जाता हूँ, कभी मुझे लगता है कि मेरी बार बार 2-4 दवाइयाँ देने से भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तो मैं बैच से निकाल देता हूँ। लेकिन जो सुप्रीम प्रैक्टिस है मेरी, वो माइंड से ही है, सहगल मेथड से। तो परसों चौथे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक बच्ची मेरे पास दवाई ले रही थी, उसको नाक से पूरा सांस नहीं आ रहा था और बहुत ही सालों से उसको प्रॉब्लम थी। मैंने उसको 3 और 4 मेडिसिन चेंज की थी, जिससे वो पेशेंट ओनली 60% तक ठीक हुआ था, उसके ज़्यादा वो ठीक नहीं हुआ। तो मैंने बच्ची को पूछा कि बेटा आप मेरे को ये बताइए कि आपको हो क्या रहा है। तो उस बच्चे ने अचानक एक ऐसी अच्छी बात बताई, बोले जी ऐसा लगता है कि नाक को उखाड़ के फेंक दूं, दुखी हो गई। मैंने उसको क्रैब एप्पल दी और 15 मिनट के बाद में उसको बुलाया, जस्ट देखने के लिए कि क्या होता है। तो 15 मिनट के बाद में उसने बोला कि सर कमाल हो गया, ये मेडिसिन आपने कभी नहीं दी मुझे। तो मैं कहा हाँ बेटा, मैं आज दी आपका, पहले आपने क्यों नहीं दी। तो बेटा मैं और मेडिसिन आपको देने की कोशिश कर रहा था, जब उन्होंने काम नहीं किया, जब मेरे को उनकी समझ नहीं आई, तो मैं आज आपको ये दी। उसके चेहरे पे ऊपर नूर आ गया, तो मैंने उसको क्रैब एप्पल दिया। ऐसे ही बड़े केस, एक और भी पहले केस मैंने आपसे डिस्कस किया था, कानूगो साहब का। बहुत देर मैं उसको दवाई देता रहा। ये मैं नहीं कह रहा कि माइंड सिम्टम या सहगल मेथड में कोई कमी है, मुझ में कमी थी कि मैं और अपनी समझ को गहराई में ना ले जा सका। जहाँ मैं उस पेशेंट में उनको नहीं समझ पाया, तो फिर वहाँ पर उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब क्या बात है, दुखी हो गया हूँ, सब लोग इतना अच्छे अच्छे घूमते हैं, इतनी मैं दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा। पता नहीं मेरी किस्मत ही ऐसी है। सब लोगों को
थोड़ी सी दवाई लेते तो ठीक हो जाते हैं। तो मैंने उस दिन सोचा कि भाई अब थोड़ी देर के लिए अब इसको बैच देखते हैं। तो मैं भी थोड़ा परेशान सा ही हो गया था, उसको इतनी मेडिसिन दे के कम से कम 6-7 मेडिसिन मेरे को चेंज करनी पड़ी। वो इतना अच्छा रिलीफ उसको नहीं हुआ। वो मेरी नासमझी के कारण हो सकता है, अदरवाइज सैगल सिस्टम इज ए परफेक्ट सिस्टम। ये हो ही नहीं सकता अगर आपकी मेडिसिन सही है उससे कोई ठीक ना हो जाए। और मैं ये भी विश्वास के साथ कहना चाहूँगा, अगर जहाँ भी आप बैच को यूज़ करेंगे कभी भी फेलियर नहीं मिलेगा। और मैंने दोनों को बाखूबी यूज़ किया है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि, और मैं ऑथेंटिकली ये बात कह सकता हूँ कि wherever you want to try batch remedy, you will face no failure। तो मैंने उनको बिलो दे के मैंने उसको भेजा और 1 हफ्ते के बाद में पेशेंट के सारे सिम्टम ठीक हो गए। बहुत बाकमाल सिस्टम। एक और बच्चा, उसके पेरेंट्स मेरे पास बहुत देर से आते थे। उसकी माँ की हमेशा शिकायत रहती थी कि ये कुछ भी नहीं खाता, जब भी कुछ भी इसको खाने के दो ऐसे थूक देता है, बोलता है अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खाता, परे नहीं जाओ मेरे से। तो उस बच्चे को मैंने विलो दी, इस जो पहले कानगो साहब को भी मैंने विलो दी और इस बच्चे को भी मैंने विलो दी। विलो देने के बाद में वो बच्चा हर चीज़ खाने लगा, हर चीज़ में उसकी चेंज आया, टोटल उसकी लाइफ में ही चेंज आ गया, उसकी फीलिंग में चेंज आया। आज उसका इतना अच्छा हाइट, इतनी अच्छी बॉडी की डेवलपमेंट कि आप सोच भी नहीं सकते। बिलो ने उस पर्सन को क्योर कर दिया। तो ये हमारा ये सिस्टम है। और आज हम मेडिसिन की स्टडी नहीं करेंगे। हमारे गुरु जी का जो डॉक्टर बैस साहब पूज्य पूर्ण संत थे ही, उन्होंने अपनी लिखतों में हमेशा परमात्मा का जिक्र किया है। वो इतने सेंसिटिव प्राणी थे, इतने ही वॉज ए हाइपर सेंसिटिव पर्सन। वो जिस जगह भी देखते थे, जिस फूल को देखते थे, जिस झाड़ी को भी देखते थे, उससे उनको फीलिंग आनी शुरू होती थी। उसी फीलिंग को लेके उनके अंदर जो सिम्टम डेवलप होते थे, उन्होंने उनको नोट करके फिर उसी मेडिसिन को देके उस सिम्टम को ठीक करके ऐसा उन्होंने इस सिस्टम को निभाया। ये छोटा मोटा काम नहीं है। वो अपने प्रैक्टिस में इतने संपन्न थे, इतना हाईली प्रैक्टिस में, मतलब इतनी अचीवमेंट थी उनकी, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के वो सेटिस्फाइड नहीं थे इन बातों से। तो उन्होंने इस सिस्टम को हमारे लिए निकाला। हम सैल्यूट करते हैं डॉक्टर बैस साहब को, जिन्होंने हमें बैड सिम्टम ही नहीं बल्कि एक और समझ भी दी कि माइंड के ऊपर डिपेंड करके जब हम कोई मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, होम्योपैथी भी और वैद्य की, तो हम पैथोलॉजी को क्योर कर सकते हैं। कैंट साहब ने भी ऐसे ही लिखा है और डॉक्टर सैगल साहब ने तो कमाल कर दिया है कि इस सिस्टम को आगे बढ़ाया। और आज हम कुछ छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करेंगे। मेडिसिन का जो मटेरियल मेडिका है, इसका वो कभी आगे मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। डॉक्टर सहल साहब की बातें, ये हमारा गुरु स्पीक्स जो ग्रुप है, गुरु स्पीक्स मीन्स गुरु वाणी, गुरु के अमृत वचन। हम उन्हीं अमृत वचन को हमारी प्रैक्टिस में ला के जो उससे रिजल्ट देखते हैं, वो हम सब कोलीग्स आपस में डिस्कस करते हैं। जैसे डॉक्टर बैस साहब ने लिखा है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस बैच रेमेडी आपके अंदर से पैदा करती है और आपको नेचर के साथ जोड़ देती है, उनकी प्रेजेंस से बीमारी ऐसे पिघल जाती है जैसे ओस की बूंद धूप में पिघलती है। वो कैसी भी बीमारी हो, कुछ भी हो, ऐसे ही चली जाएगी।
तब तक आदमी के अंदर क्योर एस्टेब्लिश नहीं हो सकता जब तक उसकी आउटलुक में, उसके माइंड में, उसकी फीलिंग में एक इनर हैप्पीनेस, हार्मनी का प्रभाव नहीं होता। ये बैस साहब ने लिखा है। उन्होंने इंग्लिश में ऐसे लिखा है, बेस्ट फ्लावर रेमेडीज दे क्योर not by attacking the disease but by flooding our bodies with the beautiful vibrations of our higher nature, in the presence of which disease melts away as snow in the sunshine। तो ऐसा ही बातें हमारे गुरु की जो उन्होंने शिक्षा दी, तो हम आपसे बात करेंगे और भी थोड़ी छोटी एग्जाम्पल साथ में चलती जाएंगी, वो भी करेंगे। और डॉक्टर बैस साहब लिखते हैं, एवरी सिम्टम ऑफ द बॉडी, माइंड और स्पिरिट गिव अस ए पर्टिकुलर मैसेज। क्या बात है जो सैगल साहब ने लिखा है, कॉमन भाषा, कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट। तो और स्पिरिट गिव्स अस ए पर्टिकुलर मैसेज एंड वी नीड टू परसीव एंड एक्नॉलेज दिस मैसेज। कैंट साहब ने लिखा है, कीन ऑब्जर्वर, क्या ऑब्जर्व करना है, यही बातें जो पेशेंट का मैसेज किस रूप में, भाषा में, भाव में, जेस्चर में, कहीं भी किसी भी चीज से हम तक वो मैसेज पहुंचता है, हमने उसको देखना है। परसीव एंड एक्नॉलेज दीज मैसेज एंड यूज ऑफ देम फॉर आवर जर्नी। क्या जर्नी है हमारी? टू क्यूर द पेशेंट, every true healing process in an affirmation of our wholeness. Indeed, our wholeness, holiness, healing by restoring harmony in awareness. डॉक्टर एडवर्ड बैच। तो ये गुरु के वचन, प्यारे प्यारे वचन, इनको हम आज पढ़ेंगे, सुनेंगे। उसके बाद हम जो मैंने इन वचनों को ग्रहण करके अपनी प्रैक्टिस में किया है वो आपसे शेयर करते जाएंगे, अगली क्लासेस में भी, कुछ आज भी। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे इम्प्रेशन भी शेयर करूंगा, जैसे हमने होम्योपैथी में काफ़ी बार मैंने आपके साथ कॉमन एक्सप्रेशन शेयर किए थे, ऐसा मैं बैच में भी आपके साथ कुछ एक्सप्रेशन ज़रूर शेयर करूंगा। हमारे पास समय थोड़ा है, इसलिए आज थोड़ा सा करेंगे। तो ये डॉक्टर एडवर्ड साहब का मैसेज, उन्होंने लिखा है, टेक नो नोटिस ऑफ द डिजीज, थिंक ओनली ऑफ द आउटलुक ऑन लाइफ ऑफ द वन इन डिस्ट्रेस। बीमारी की अवस्था में पेशेंट क्या महसूस करता है, सैगल सिस्टम भी हम ऐसा ही देखते हैं। हम बीमारी का आभास नहीं देखते कि क्या कौन सी बीमारी है, हम ये देखते हैं कि पेशेंट का बीमारी के प्रति रिएक्शन क्या है। वही चीज डॉक्टर बैस साहब ने बहुत ही पहले लिखी हुई है। फाइनल एंड कंप्लीट हीलिंग विल कम फ्रॉम विद इन। कैसे? जैसे हम पेशेंट को देखते हैं, फियर एक्सट्रावेगेंसी, हम ओपियम देते हैं, तो ओपियम से क्या होता है, उसके फियर को सेटल हो जाता है। ऐसे ही हीलिंग कम फ्रॉम विद इन, फ्रॉम द सोल इटसेल्फ, अंतर आत्मा से एक जो पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे ठीक होता है। फ्रॉम द सोल इटसेल्फ बाय विच हिज बेनिफिट रेडिएट्स हार्मोनी थ्रू द पर्सनैलिटी व्हेन अलाउड टू डू सो। अलाउड टू डू सो मीन्स जब हम नेगेटिव स्थिति से दूर हो जाते हैं, हम अच्छा सोचने लगते हैं, तो ये घटनाएं घटती हैं। तो ऐसा ही एक और वचन उनके मैं आपसे साथ डिस्कस करूं। लॉन्ग कंटिन्यूड फियर, जैसा हमारी जो बीमार मानसिकता है, कैसा हमें बीमार करती है। एक बार मेरा कनाडा में टेलीविजन पे मेरा प्रोग्राम था, वहाँ पे उन्होंने शीर्षक ही उसका ये रख दिया कि लड़कियाँ शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती हैं। हालांकि मेरा प्रोग्राम और था,
लेकिन उनमें से कुछ निकाल के उन्होंने इसका शीर्षक ये रख दिया। तो मैंने वहाँ पे ये बताया था कि जो आपकी बीमार मानसिकता, जो मन बीमार होता है, आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो, वही डिस्टर्ब इमोशन आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस इन द इमोशन लीड्स टू ग्रेव डिजीजेस, लीड्स टू पैथोलॉजी। जैसे डॉक्टर एडवर्ड साहब लिखते हैं, लॉन्ग कंटिन्यूड फियर और वरी will deplete an individual vitality, will cause him to feel out of sorts, below par, or not himself. Under these conditions, the body loses its natural resistance to diseases and becomes the prey of any infection and any form of illness, whether it is cold, rheumatism, digestive disturbance, or any of the more serious diseases. Therefore, it is the patient himself, not the disease, who needs the treatment. कैंट साहब ने भी ऐसा लिखा है कि हमने बीमारी को नहीं, बीमार को देखना है, और बीमार को देखने से ही बीमार ठीक हो जाएगा। There are no diseases, only sick people. सिंपल बीमार आदमी है, बीमार मनुष्य है, बीमारी नहीं। बीमारी तो आल्टर्ड स्टेट है उसकी, जो हम होम्योपैथी में भी पढ़ते हैं। When peace and harmony returns to mind, health and strength returns to the body. डॉक्टर एडवर्ड बैच, ये उनके अमृत वचन। जैसे आज भी हम होम्योपैथी में भी ऐसा देखते हैं, जैसा हम कोई को हेल्थ सेंस देते हैं, फियर ऑफ बीइंग बीट्रेड। क्या होता है, वो जो फियर उसके अंदर आया, उस फियर ने उस पेशेंट को टोटली डिस्टर्ब करके रख दिया, और मेडिसिन देने से उसकी मानसिकता ठीक हो गई और उसका जो फिजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन वो भी ठीक हो गई। तो ये कुछ अमृत वचन जो गुरु जी के, डॉक्टर बैस साहब के, मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और भी बहुत कुछ उन्होंने बताया है, लेकिन उन्होंने कहा ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, जो हैनीमान साहब कहते थे, डॉक्टर सहगल साहब कहते हैं, और इवन कैंट साहब ने ऐसा ही कहा। ऐसी ही कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और मैंने अपनी तरफ से लिखा, वो मैं बाद में बताता हूँ। डॉक्टर सहगल ने लिखा, फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी in the selection of medicine, the mental symptoms are supreme and can be depended upon for the selection of true similar without bothering the physical। कमाल की बात है ये डॉक्टर सहगल। और मैंने अपनी लाइफ में जो देखा उसके आधार पे लिखा, यू आर व्हाट यू थिंक। आप अच्छा सोचते हो, आप बुरा सोचते हो, सब कुछ आपको वही पर्सनैलिटी देगा जो आप सोचते हो। आप घृणा करते हो तो चेहरे के ऊपर घृणा के सिम्टम पैदा हो जाएंगे। आप प्रेम करते हो तो आपके चेहरे से प्रेम आएगा। तो ये कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की, और छोटी छोटी एग्जांपल्स मैं आपके साथ अभी थोड़ी सी बात करूँगा, उसके बाद हम आपसे विदाई लेंगे। क्योंकि जितनी भी पुरानी बीमारियां हैं उनमें से कुछ खास बातें हैं जो हमें सोचनी पड़ेगी, जिसके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। पुरानी बीमारी में होता क्या है कि कोई भी तकलीफ बार बार आती है और मन में बार बार उसके ख्याल सताते हैं। तो एक तो ये बात होती है, और बीमारी की क्रॉनिसिटी जो आदमी के साथ जुड़ी रहती है। कई बार हम सोचते हैं कि ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ये एक्वायर्ड डिजीजेज है, ये पुरानी बीमारियों के लक्षण हैं। ऐसी अवस्था में हम मेडिसिन देंगे पेशेंट को, तो पेशेंट बैच रेमेडी से क्योर होगा, वो आगे डिस्कस करेंगे हमने क्या करना है। किसी भी अनचाही चीज़ को छोड़ना चाहता है आदमी, जब पुरानी बीमारी के अंदर होता है
तो ये सिम्टम उसके अंदर आते हैं। उसी अवस्था से छुटकारा चाहता है पेशेंट, और ऐसी अवस्था चलते चलते पेशेंट के अंदर डिप्रेशन आता है, उदासी आती है, फिर उस उदासी से आदमी निकलना चाहता है, और इतनी बीमार रहते रहते पेशेंट के अंदर जेलसी, ईर्खा, हेट्रेड ऐसे सिम्टम्स पैदा होते हैं। उनके लिए भी हमारे पास बैच में बहुत अच्छा विकल्प है। और जब पेशेंट ज़्यादा लंबे समय से बीमार होता है, वो बेचैन हो जाता है, इतनी बेचैनी हो जाती है, उसको भी हम बैच से ठीक कर सकते हैं। और लास्ट में जब आदमी अपनी इस तकलीफ को झेल ही नहीं पाता, उसके लिए असह्य हो जाती है, तो उसके लिए भी हमारे पास विकल्प है। इन सभी अवस्थाओं के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इन डिफरेंट अवस्थाओं का हमारे पास क्या विकल्प है, हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपसे साथ शेयर करूँगा, जो थोड़े से इम्प्रेशन आपके साथ में आज बात करता हूँ। कोई भी बच्चा खाना नहीं खाता और दूसरी चीज़ें खाता रहेगा, बिलो। कोई बच्चा अपने छोटे बहन भाई को कोई चीज़ हाथ नहीं लगाने देगा, अपने खिलौनों को वो अपने पास पकड़ पकड़ के रख लेगा, चिकोरी। बच्चा ऐसा हर समय विछोड़ा नहीं बर्दाश्त करता। जैसे हम क्लिंगिंग पर्सन एंड फर्नीचर लेते हैं, उसमें भी चिकोरी काम आती है। तो ऐसा अक्सर हम देखते हैं, जैसे बच्चे रात को एकदम चीख चला चला के उठ जाते हैं, तो घबरा जाते हैं। उस स्थिति में रेस्क्यू और एस्पिरिन आप किसी भी पेशेंट को दोगे, फेलर नहीं होगा, डेफिनेट, इट इज़ कंफर्म, कुछ भी नहीं फेलर होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर बच्चा रो ही रहा है, बार बार बच्चों में हम ऐसा देखते हैं कि बार बार बच्चे रोते ही रहते हैं, कोई भी सिम्टम आपको नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको बैच ही दो, आप उसको होम्योपैथी दो, जो मर्जी दो, लेकिन एक विकल्प बता रहा हूँ आपको, ये भी एक रास्ता है, और उसको रेसिक्यू देने से बच्चा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जैसे मन के अंदर कोई चीज़ को भूल जाना, कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम क्लिनिक को जाते हैं लेकिन हॉस्पिटल की चाबी घर में रह जाती है। ये ऐसी अवस्था जिसमें हम चीज़ों को उस वक्त पर नहीं कर सकते जिस वक्त पर वो चाहिए, तो उसकी दवाई जो है वो सेक्लेरेंस है। तो और जैसे एग्ज़ाम में पेशेंट जब बच्चा जाता है, तो वहाँ पर जाता है तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है, तो बिल्कुल भूल जाता है। ऐसा दिमाग साफ हो जाता है जैसे उसमें कुछ है ही नहीं, वाइट चेस्टनट। तो जैसे पेशेंट हमारे पास कभी आते हैं, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कुछ करो, मैं झेल नहीं पाता इसको, जल्दी जल्दी ठीक करो मेरा। इम्पेशेंट इज द मेडिसिन फॉर दिस कंडीशन। तो ऐसे छोटी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं होता, मैं इसको झेल नहीं पाता, जैसे हम नक्श उनका देते हैं इंटॉलरेंस कंप्लेंट्स ऑफ, तो ऐसा इसमें इम्पेशेंट बर्दाश्त नहीं होता किसी भी तकलीफ में, वो कुछ भी हो, बीमारी की बात नहीं है, सिंपली एक अल्टर्ड स्टेट में उसको इम्पेशेंट देते हैं। और जल्दी, जितनी भी जल्दी, हर पेशेंट को जल्दी जल्दी, कभी ट्रेन पे जाना है तो आधा पौना घंटा 1 घंटा पहले ही जाके बैठ जाएगा इम्पेशेंट। जो 10 मिनट लेट जाएगा, 5 मिनट की ट्रेन चलने वाली ही है, भाग भाग के ट्रेन के ऊपर चढ़ेगा, सेक्लेरेंस। ऐसा कंपैरेटिवली हम ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब कभी बच्चे को लगता है कि जब पेपर में जाता है तो वो चीज़ जो घर से पढ़ा वो दिमाग में आता ही नहीं, जब पेपर के बाद में आता है तो दिमाग में फट आ जाता है कि भाई ओ मैं तो भूल ही गया, ये तो मेरे को आता ही था, उस समय वक्त मेरे दिमाग में आया ही नहीं। ये भी सेक्लेरेंस है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें
जो मैंने आपके साथ शेयर की, तो हम आगे को भी ऐसा ही शेयर करेंगे। तो जैसे कोई भी पेशेंट, जैसे मेरे एक पहले भी बताया था कि मेरे पेशेंट मेरे पास आया, जैसे मेरा सामान थोड़ा इधर उधर रहता है, तो वो आके पेन भी ठीक करने लगा, ऐसा मोबाइल का वो ठीक किया, की को उसने उठाया और सही जगह पे रख दिया। बीच है, उनको डिसऑर्डर अच्छा नहीं लगता, बीच इज द मेडिसिन फॉर दिस। और कभी हम देखते हैं कि ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कॉन्टेंटेड रहते हैं, अंदर जितना मर्जी दुख हो, अपने दुख का प्रगटावा नहीं करते, फिर भी वो हंस के दिखाते रहते हैं। अक्सर मैंने घरों में भी देखा है कि जैसे बहुएं अपने अंदर दुख को समा करके भी हंस के दिखाने का दिखावा करके अपने परिवार में रहती हैं। एग्री मनी इज द मेडिसिन फॉर दैट। तो ऐसा ही कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कभी कभी बच्चे हमें आकर बोलते हैं कि कुछ ऐसी दवा दो तो मेरे पास सब याद रह जाए, एग्ज़ाम आने वाले हैं, ऐसी कोई मेडिसिन दे दो जिससे मैं सब कुछ याद रख सकूं। और मैं अगर बैच की मेडिसिन देना चाहूँ तो मैं ऑलिव और हॉर्नबिम दूंगा। तो ऑलिव और हॉर्नबिम इज द मेडिसिन फॉर दैट। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो ये काम आने वाली चीज़ें हैं। बेशक मैं आजकल प्रैक्टिस इनके ऊपर नहीं करता, लेकिन फिर भी जो मैंने किया है वो बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल कभी भी फेलर नहीं है। जो मैंने अभी बच्चे का केस बताया था क्रैवेबर का, उसे कमाल का केस ठीक हुआ, वो बिल्कुल थोड़ी सी देर में पेशेंट ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, तो आगे कभी हम मौका मिलेगा बैठेंगे तो और बहुत से इम्प्रेशंस आपको दूंगा जो बैच में काम आते हैं। जैसे पेशेंट बैठा बैठा, चेयर पे बैठा बैठा कभी इधर कभी इधर कभी इधर पोजीशन चेंज करता है, तो उससे क्लियरेंस कुछ भी नहीं पूछना, जस्ट ऑब्जर्व करना है आपने कि आपके सामने क्या घटना घट रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी मौका मिलेगा बैठेंगे तो आपके साथ अगली बातें शेयर करूँगा और फिर इसका पूरा मटेरियल का देखेंगे। वैसे जी बैच को सीखने के लिए अगर लाइव में सीखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज हम वेबिनारों में तो कोशिश करेंगे ही। थैंक्स एवरीबॉडी फॉर बीइंग विद मी। आगे के लिए अभी विदाई लेते हैं आपसे। हेलो थैंक्स सर। एवरीबॉडी। एक डाउट है। एक डाउट है सर। जी अभी आपने लास्ट में ऑलिव और हॉर्नबीम का कुछ इंडिकेशन बताया था, वापस बताएंगे प्लीज। हाँ, कुछ नहीं, बच्चा अब बोलता है, बच्चे आके अक्सर आपके साथ आपके पास आएंगे कि जी कुछ ऐसी दवाई दो कि मैं भूलूं नहीं, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मेरे याद रह जाए। ऑलिव और हॉर्नबिम, वो ये क्यों है उसके बारे में बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन जिसको भी आप देंगे आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक और है। एक और एक बताया था आपने, विलो का पहले बताया था बच्चों का। हाँ, वो खाते नहीं है, अच्छा। ऐसा थोड़ा है, ऐसा हाँ। करते हैं, मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना, अच्छा नहीं है, बस वो बिलो है। तो ओके। आगे बहुत से एक्सप्रेशन आपको शेयर करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप बैठेंगे कभी बात गुड करेंगे। गुड इवनिंग थैंक यू जब सर। सर। सर कोई बुक बताएंगे इसको और स्टडी करने के लिए जो हम रेफर कर सकते हैं? हाँ, बहुत सी बुक है, द 12 हीलर्स है, डॉक्टर एडवर्ड साहब बैच साहब की बुक है, और जो फिलिप चांसलर की है, शेफर्ड की हैं, और काफ़ी बुक्स हैं उसमें। डॉक्टर बैच साहब की बुक्स में आपने देख लेना और बीजेम से पता कर लेना, वहाँ से मिल जाएंगी आपको, और रेपर्टरी वगैरह सब मिलता है इसमें, सब आपने देखना, आप ट्राई करके देखना। यू विल बी ब्लेस्ड टू फील द बेस्ट रेमडीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, ओके, आप चलें। थैंक यू सो थैंक्स। मच डॉक्टर साहब, जी थैंक यू थैंक्स। सो मच। जी आपके जो बाग वेलकम। जो आपके बाग के जो टिप्स होते हैं ना, वो बहुत ही यूनिक हैं। वो मतलब मेरे जैसे मैंने डॉक्टर सब। रीना ने बोला कि वो जी 2006 से कर रहे हैं बाग, या उससे पहले से भी, तो मैं भी काफी पहले से कर रही हूँ।
और जी ये भी एक मिस्टिक है भगवान का कि कैसे आपसे ये सीखना शुरू हो गया कि राशि अच्छा ने एक सब बार मैं करती थी तो मैंने उसको बाघ के बारे में बताया, ऐसे ही फिर उसकी आपसे बात शुरू हुई और ऐसे फिर आपसे बाघ की पढ़ाई शुरू हो गई। जी 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 तो मैंने भी 90 इट्स तक तो वेरी उसको बाखूबी किया था। 80 हाँ। मैंने 85 से लेकर के 90 तक मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की और बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की। और नहीं, उसमें और जो जो बाघ भी भी मैंने आप सीखा, जो जो आप मैंने बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाके, जो टिप इतने आसान लग रहे हैं ना, बट उसमें आपने बहुत ही उसको डेप्थ में सोचा है तो ये टिप निकाले हाँ, हैं। बट मैं उसको आसान करके ही बता दूंगा। मैं भी ये भी बताऊंगा जे मैंने इसको क्यों किया। अभी समय हाँ नहीं है ना। कभी हाँ हाँ। अगर लाइफ में कभी बैठने का मौका मिला तो 3-4 दिन में हम्म। फिर काफी अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ हाँ तो ऐसा बिल्कुल। कोई प्रोग्राम बना तो जरूर करेंगे। तो नहीं तो हाँ वेबिनारों में भी पॉसिबल तो है, लेकिन वो हाँ उतना बात नहीं बनती जितनी लाइफ में हो सकती है। हाँ, देखते हैं अगर कोई सेमिनार कोई दिल्ली में कर लें बाघ का आपके साथ। कोई बात नहीं है, कहीं भी हमें कॉलेजेस में भी कोई जगह मिल जाती है जो फ्री में मिल जाते हैं। हाँ ऐसे कोई हाँ। हॉल वगैरह मिल जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह के, तो वहाँ पर बिना खर्चे के सब हो जाता है। देख लेंगे जैसा हम्म। भी हुआ है ना। हाँ, ओके। और इंडियन ऑथर्स वो पूछ रहे थे, इंडियन ऑथर्स में तो जो इजीली मिल जाएगा वो डॉक्टर वोहरा और डॉक्टर वी कृष्णा मूर्ति हैं। हाँ हाँ, इंडियन उनका ऑथर तो भी। इजीली हर जी। जगह मिल जाती है किताब। हाँ हाँ, डॉक्टर बुरा साहब का और बहुत अच्छा ऑल्सो लिखा है उन्होंने। हर जना ना विकिपीडिया पे जाके बाघ, एडवर्ड बाघ सर्च करेंगे ना, तो उस पे जी बहुत ही अच्छी एक शॉर्ट फिल्म है, 20 मिनट्स 25 मिनट्स की, ऑन डॉक्टर एडवर्ड बाघ। उनकी पूरी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल, अच्छे ढंग से, कि कैसे अगर एलोपैथी डॉक्टर से साहब आपके पास है होम्योपैथी। तो आप उसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सभी देख मैं लेंगे। देखती हूँ, अगर विकिपीडिया से वो ऐसे शेयर होगा तो मैं करूंगी, ग्रुप में आप डाल डाउनलोड दूंगी। करके उसको शेयर करना गुरु स्पीक में। हाँ हाँ, मैं तो आप ही करूंगी, बहुत डाउनलोड बनाया अच्छा है है। ना। जी डॉक्टर साहब क्योंकि नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी उसमें हेलो। उनकी पूरी ना जर्नी होम्योपैथी, एलोपैथी से होम्योपैथी टू बाक, हाँ हाँ बिल्कुल। बिकॉज उन्होंने होम्योपैथी की जो लोग बावल नोसोड यूज करते हैं वो भी बाद हाँ साहब हाँ ने, बिल्कुल। उन्होंने ही, दे डॉक्टर आर बाक टू ने ही इफेक्टिव, इंट्रोड्यूस बहुत करे थे। इफेक्टिव है वो। हाँ। हाँ जी, और बॉल नोट बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, आई थिंक डॉक्टर राजीव जैन बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। राजीव शर्मा बोल रहा था। हाँ सॉरी सॉरी, राजीव शर्मा, इतने दिनों में आते हैं ना तो कंफ्यूजन वो सी। इनके तो डॉक्टर दर्शन ही अनीता, बड़े दुर्लभ हो आपको रहे याद हैं। होगा, आपको तो बैच का पूरे नोट्स हाँ है, वो कृष्णा है मूर्ति ना। के आपके नोट्स, हाँ है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। और मैं एक एक बात यहाँ ऐड करना चाहूंगा। जब लास्ट टाइम डॉक्टर मथारू दिल्ली आए थे 2022 में, हम्म। तो जो बातें किताबों में पढ़ने को नहीं मिलती, ढेर सारा मैंने हाँ। बैक इसको स्टडी या। करा, कितनी किताबें पढ़ी मैंने। लेकिन मुझे सेमिनार की एक बात याद है, वीकनेस को लेके ऑलिव और हॉर्नबीम का जो अंतर बताया था डॉक्टर मथारू ने, कि भाई हाँ ऑलिव को काम करने के बाद थकावट होती है और हॉर्नबीम को पहले ही हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये काम कहीं करने के किताबों बाद में तो वो कर लेता है। हाँ बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बिल्कुल। हम्म। आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हो रहे हैं, क्या बात हो गई। तभी तो कंफ्यूज कर रहे हैं ना जैन और शर्मा को। हैं जी। हाँ सर, बस ऐसे ही है, मैं थोड़ा सा काफी दिनों से गायब रहा। हाँ, अभी गैप होना छोड़ दीजिए, हमें भी आपकी याद आती है। नहीं कुछ नहीं, हमारा भी बिल्कुल तो ख्याल बिल्कुल। करें ना आप। आपको चाहने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे। अरे सर, मेरी बात होती रहती है सब, लेकिन अच्छा, आप अलग मेरे से अलग ही टाइम करते पे। हैं ना। ठीक है, थैंक यू सो जी। मच सर हाँ जी, फॉर ओके, योर मैं जा रहा विजडम। हूँ। मैं थैंक्स अपना यार। कुछ अनुभव शेयर करूं। नमस्ते सर। जी जी, हाँ, आइए, वो क्या हम हाल है गुड़िया रानी। या तो हम अगले में शेयर करेंगे। डॉक्टर अंजू, अगर सर, क्विकली करना है तो आप कर मुझे लो। क्रैब क्रैब एप्पल से बहुत अच्छी सफलता मिली हाँ सर। और हाँ उसका हाँ बोलो। 28 साल की एक लेडी थी, उसके हाथ में बहुत बड़ा बड़ा एकदम मस्सा मटर से भी बड़ा बड़ा था, पूरा हथेली में, और फटा फटा जैसा था। होम्योपैथ से नहीं सफलता मिली, क्रैब एप्पल से अभी हाथ बिल्कुल चिकना हो गया है। अगर राशि जी इजाजत देंगी तो मैं ग्रुप में उसका फोटो और फिर वो शेयर कर दूंगी। अरे डेफिनेटली हाँ हाँ भेजना करना भैया, डॉक्टर उसमें तो अंजू, लोग इजाजत पढ़ने क्या, के आप लिए है। करना शेयर। शेयर करना जरूर करना, जो आपने अच्छा काम किया है तो शेयर कर देना, हाँ इससे क्या बिल्कुल, जाता है। जहाँ पे लगे कि भाई माइंड मेथड से नहीं निकल रही है दवा, मुश्किल हो रहा है, वहाँ पे हमें बाक यूज करना चाहिए। और वो
माइंड ज्यादा आसान है उसको यूज हम करना। इसको इतना अच्छे तरीके से उसकी करेंगे। पोटेंसी भी नहीं होती है। 10 साल से वो लेडी परेशान थे, उसका हाँ। वीडियो भी मैं बना कर रखी हूँ। हेलो। और कोई जो बात नए नहीं। लोग हैं उनके लिए मैं क्विकली एक चीज बोल दूं कि जो आप इंडियन मेडिसिन खरीदेंगे उसके आगे 30 लिखा होता है, बट वो कुछ लीगली है, बाक में पोटेंसी नहीं होती है। वैसे देखो, मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग बैच की ओरिजिनल मेडिसिन लीजिए वहाँ से, लंदन से। उनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। डॉक्टर साहब वैसे मैंने बहुत इंडियन यूज कर रही हूँ, उनका भी काफी अच्छा है। अभी इन्होंने निकाली है बाक्सन्स ने भी, काफी ओके। अच्छा रिजल्ट है, और हाँ, सेंट खैर जॉर्ज मैंने तो क्वाइट कभी यूज़ नहीं इफेक्टिव। किया, मे भी अच्छा हाँ, होगा। क्योंकि सब मैंने लोग वो ले नहीं पाएंगे बाहर वाली ना। ओके ओके। हाँ चलो, ये भी ठीक है आपकी बात। हेलो ओके। जब एक सर। बार आज करने कोई लगेंगे फिर वो ले सकते हैं, फिर वो वहां से मंगा लेंगे। जी 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 जी। हाँ जी। ओके डॉक्टर साहब, ओके, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। जी जी, ओके ओके ओके। थैंक यू सो मच सर।